So hello everyone, a very good evening to all and welcome to Physicam Academy। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें हमारे इस रिवॉल्यूशन में सपोर्ट कीजिए। हम लाए आप लोगों के लिए आईडिज्म का बिल्कुल ही फ्री कोर्स। जो भी नॉन सब्सक्राइबर्स है वो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम पढ़ रहे थे केमिकल थर्मोडाइनमिक्स हम पढ़ रहे थे, ठीक है। आज थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। प्रीवियस लेक्चर जो था वो बहुत ही बेसिक हमने उसमें पढ़ा था, ठीक है। और जैसे कि हमने लास्ट क्लास में थर्मोडायनामिक्स की कुछ इंट्रोडक्शन हमने पार्ट कवर कर लिया था और कुछ चीज़ें देखी थी किस तरह से प्रोसेसेस होते हैं, यानी कौन कौन सी प्रोसेस होती है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, फिर बाउंड्रीज कैसी होती है, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग, सब बेसिक चीज़ें हमने देख ली थी। चलिए फटाफट आज शुरू करते हैं आज का लेक्चर मैक्सवेल स्क्वायर के साथ। आज शुरू कर रहे हैं मैक्सवेल स्क्वायर के साथ। मैक्सवेल स्क्वायर, यहां से हम पढ़ना शुरू करेंगे आज की क्लास। चलिए, मैक्सवेल स्क्वायर जो है, ये जो डब्बा है, इस डब्बे से, ये डब्बा बनाने से हमें काफी सारे फॉर्मूलाज जो है एक इजी वे में हम इनको याद रख सकते हैं। देखिए डब्बा कैसे बनाना है, मैं थोड़ा प्रॉपर बनाने की ट्राई करता हूँ, ठीक। देखिए जस्ट अ सेकेंड ना, मुझे 2 सेकेंड दीजिएगा, मैं प्रॉपर डब्बा बनाने की ट्राई करता हूँ तो आपको समझ में सही से आ जाए। देखिए यहाँ जो है मैक्सवेल स्क्वायर को इस तरह से बनाया जाता है। एक एरो को देखो, एरो में भी बिल्कुल गलती मत करना, एक एरो को यहाँ खींचते हैं, एक एरो को यहाँ खींचते हैं, ठीक है। फिर इसको यहाँ पे लिख देते हैं एस, पी, टी और वी, इन 4 वेरिएबल्स को लिख देते हैं और इनके बीच में एच, जी, ए और यू, इन 4 वेरिएबल्स को लिख देते हैं, चारों क्वांटिटीज को लिख देते हैं, ठीक है। ये बन गया हमारा मैक्सवेल स्क्वायर। इससे हम जो है कुछ करीब करीब 16 रिलेशन जो है, देखिए वो हम डिराइव करेंगे, ठीक है। तो 16 रिलेशन में से जो 4 रिलेशन है ना, वही मैक्सवेल ने दिए हैं, लेकिन आगे के 12 रिलेशन जो है ना, उनको हम ढूंढ सकते हैं मैक्सवेल स्क्वायर की हेल्प से। उनको इजी वे से हम मतलब याद रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैक्सवेल स्क्वायर कोई ऐसी चीज है जिससे ये रिलेशन निकल के आया, नहीं, इनको सिर्फ याद रखा जाता है मैक्सवेल स्क्वायर से, तो इजीली हम जो है इनको याद रख सकते हैं। बाकी मैक्सवेल रिलेशन जो होते हैं ना, मैक्सवेल रिलेशन शोज द रिलेशन बिटवीन पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ डिफरेंट थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। वैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सबसे पहला जो मैक्सवेल रिलेशंस है ना, उनको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पहले ये देख लीजिए। मैक्सवेल रिलेशंस शो द relation between partial derivatives of different thermodynamic variables, ठीक है। अब देखिए इसको जरा, यानी मैक्सवेल रिलेशन जो थे ना, वो कुछ इस तरह से थे कि वो रिलेशन दिखाते थे बिटवीन पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ डिफरेंट थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। पार्शियल डेरिवेटिव किसे कहते हैं, ठीक है, मैं दिखाता हूँ। जैसे कि 2 क्वांटिटीज हमें दी गई है, एक है ए और एक है बी, तो एक को कांस्टेंट करके दूसरे का डिफरेंशिएशन करना, इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसी तरह से आप देखिए मैक्सवेल स्क्वायर से जो 4 रिलेशन, मतलब मैक्सवेल ने जो 4 रिलेशन दिए थे वो हम पहले लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए सबसे पहला था डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर,
इसमें हम डेल का यूज करते हैं ना, पार्शियल डेरिवेटिव बोला है इसलिए। पार्शियल डेरिवेटिव डेल से डिनोट होता है, जो कांस्टेंट रहता है वो नीचे आता है, जिसका डिफरेंशिएशन करना होता है, पार्शियल डेरिवेटिव करना होता है, वो यहाँ पे आता है, ठीक है, वेरिएबल। और जो कांस्टेंट है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। अब उन्होंने क्या रिलेशन दिया, ये वाला रिलेशन दिया। आप जरा देखिए इसको कैसे मतलब इससे लिखेंगे, डेल एस बाई डेल वी, डेल एस डेल वी, ठीक है, और एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी इन दोनों को ले लीजिए, डेल एस डेल वी। एक एक प्रॉपर ना मेथड होता है, ठीक है, एक प्रॉपर एक ट्रेंड होता है, उसी ट्रेंड से जो रिलेशन फाइंड किया जाता है। और जब यहाँ से इस एरो से मूव करेंगे नीचे तो आपको मिलेगा टी, तो टी कांस्टेंट, ठीक है, और एस के रिस्पेक्ट में वी का डेरिवेटिव होगा, इक्वल्स टू, ये लाइन आपने ली है सामने से, बिल्कुल इसी को लेना है, यानी डेल पी बाई डेल टी, और इसका एरो यहाँ सामने वी कांस्टेंट। तो इसी तरह से जो है हमें चारों रिलेशन मिल जाएंगे। देखिए आप इस वाली लाइन को कंसीडर करते हैं, डेल एस बाई डेल पी, ठीक है। अब कांस्टेंट देखेंगे, टेम्परेचर आएगा, इक्वल्स टू डेल वी बाई डेल टी। अब देखिए यहाँ पे जो है हमें जाना है इस साइड और एरो आ रहा है इस साइड, तो उल्टा पड़ा। अब उल्टा है तो यहाँ पे माइनस आएगा, प्रेशर कांस्टेंट आएगा लेकिन साइन माइनस का आएगा, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही इसको पूरा सॉल्व करते जाएंगे। फिर तीसरा रिलेशन हमें यहाँ पे मिलेगा। हमने एक तो ये देख लिया, ये वाला देखा, ये वाला देख लिया, है ना। चले अब देखते हैं इन दोनों का, उल्टा कर देते हैं, एस से भी गए थे, अब बी से एस चाहते हैं, तो डेल वी बाई डेल एस, और फिर जो वी से जहां से शुरू किया था ना उसी का एरो देखना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ आते हैं और हमें यहाँ से यहाँ जाना है, तो माइनस का साइन तो इसमें आएगा, लिख दो माइनस यहाँ पे। कांस्टेंट क्या आएगा, प्रेशर, ठीक है। और अब यहाँ पे देखें, डेल टी बाई डेल पी, कांस्टेंट आएगा एस, और इसमें भी यहाँ जाएंगे तो माइनस का साइन आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और फोर्थ रिलेशन में यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ हम टी से पी जाते हैं, ठीक है, ये बाकी एक ये बाकी रह गया। गए या कि नहीं गए, टी से पी नहीं, एक सेकेंड, पी से एस, सॉरी पी से एस, बी से एस गए, पी से एस बाकी है ना। ये फोर्थ रिलेशन यहाँ होगा, डेल पी बाई डेल एस at constant v is equals to del t by del v at constant s। लेकिन जब t से s जाएंगे तो एरो उल्टी दिशा में आ रहा है, यानी यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। बस यही चार रिलेशन है जो मैक्सवेल स्क्वायर से हम मैक्सवेल ढूंढे थे, और ये मैक्सवेल स्क्वायर था, इससे हम इजीली इनको निकाल सकते थे। लेकिन इसके अलावा आप जरा देखिए कि मैक्सवेल रिलेशन तो निकाल लिए गए, इसके अलावा भी हम मैक्सवेल स्क्वायर की मदद से कई सारे रिलेशन आसानी से डिराइव कर सकते हैं। यानी रिलेशन जो थे वो पहले ही डिराइव हो चुके हैं, लेकिन मैक्सवेल से उनको याद अच्छे से रखा जा सकता है। ठीक है, देखिए ये मान लो ये बना लिया हमने मैक्सवेल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जरा देखें, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए मैक्सवेल स्क्वायर बना लेते हैं, एस पी टी वी एच जी ए यू, ठीक है। चलिए अब जरा इसको यहाँ पहले नहीं, ये सेकंड नंबर किया ना, ठीक है। सेकंड टाइप ऑफ रिलेशंस को देखते हैं, इसको इस बार कंसिडर करेंगे। तो डी एच इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे किस तरह से करेंगे, ये h को माना है ना, ठीक है, ये h को कंसिडर किया है, तो डी एच इसका डिफ्रेंशिएशन हमें देखना है। तो कैसे करेंगे, एक तो यहाँ पे आएंगे, ठीक है, इसके आसपास वाले जो भी होंगे ना उनका डिफ्रेंशिएशन होगा, यानी एक होगा ds और एक होगा dp, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ जाएंगे, क्या आ रहा है t, तो उसको कांस्टेंट, यहाँ से यहाँ जा रहा है v, उसको भी कांस्टेंट,
एरो के साइड, एरो के साथ ही जा रहे हैं, ठीक है, उल्टा तो आ नहीं रहा, तो दोनों में प्लस प्लस आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही डी जी, ठीक है, तो डी पी आएगा और यहाँ पे डी टी आएगा, ठीक है, डी पी से पी से वी, वी डी पी, और टी से एस, लेकिन एरो उल्टा जा रहा है इसलिए माइनस। बिल्कुल इसी तरह से डेल ए इज इक्वल्स टू डेल टी डेल बी, टी से एस जा रहा है लेकिन उल्टा एरो यानी माइनस आ जाएगा, और वी से पी जा रहा है उल्टा एरो यानी कि माइनस आ जाएगा। और आखिरी रिलेशन यहाँ से डी यू का फाइंड कर लेते हैं। डी यू का जो है डी एस और डी वी, एस से टी एरो सही आएगा, डी वी, ठीक है, वी से पी, लेकिन एरो जो होगा वो माइनस का है, उल्टा जा रहा है इसलिए साइन माइनस आएगा, ठीक है। आई होप बहुत इजी है, समझ में आ गया, ठीक है, ये चारों रिलेशन। इसके अलावा तीसरे कौन से रिलेशंस हम यहाँ से निकाल सकते हैं? तीसरे रिलेशंस आप यहीं से निकाल दोगे। देखिए अब क्या करना है पता है, जो भी हमारा स्टेट वेरिएबल है ना, ठीक है, जो भी हमारा स्टेट वेरिएबल है उसके रिस्पेक्टिव यानी उसको ढूंढेंगे हम इन क्या बोलते हैं इसको, क्वांटिटीज से, यानी कि जो हमारा स्टेट वेरिएबल है उनको एनर्जीज के टर्म में ढूंढेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम प्रेशर मान लेते हैं, प्रेशर कहाँ कांस्टेंट है इन चारों में से? एक तो प्रेशर यहाँ पे इस वाले रिलेशन में कांस्टेंट है, और एक तो प्रेशर यहाँ कांस्टेंट मिल रहा है, देखिए एक यहाँ है एक यहाँ है, ठीक है। तो अब जरा देखें, प्रेशर को नाम सब्जेक्ट बना लेते हैं, प्रेशर ढूंढना है ना, P इज इक्वल्स टू, हमने dt को यहाँ पे कांस्टेंट कर लेंगे, ठीक है, dt को कांस्टेंट कर लिया तो ये टर्म क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी प्रेशर क्या हो गया, माइनस ऑफ डेल ए बाय डेल वी, और क्या कांस्टेंट क्या था यहाँ पे, टेम्परेचर, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। और दूसरा रिलेशन प्रेशर का हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो साथ वाले को जीरो कर देना है तो ds जो होगा कांस्टेंट एंट्रोपी पे जाएगा, यानी ये टर्म हो जाएगा जीरो, ठीक है। और प्रेशर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी, और यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये भी रिलेशन जो है, ये जो है तीसरा, और इस दिस इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है, तो ये भी एक रिलेशन हो गया। देखिए आप कितने आसानी से इसको डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए टेम्परेचर पे चलते हैं। टेम्परेचर एक तो कांस्टेंट है यहाँ पे और एक है यहाँ पे, यानी हर एक के हम ना दो रिलेशन निकाल सकते हैं। टेम्परेचर इज इक्वल्स टू, बिल्कुल इसी तरह से प्रेशर कांस्टेंट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये टर्म जीरो, टेम्परेचर इज इक्वल्स टू डेल एच बाय डेल एस एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू, दूसरा यहाँ पे है डेल यू बाय डेल एस, कांस्टेंट कर दो वॉल्यूम, ठीक है, बिल्कुल आ गया। चलिए अब अगला देखते हैं, वॉल्यूम को देख लेते हैं। वॉल्यूम कहाँ कहाँ है पहले ही देख ले, एक वॉल्यूम यहाँ पे है, एक वॉल्यूम यहाँ पे है, पहले यहाँ के वॉल्यूम को देखते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू डेल एच अपॉन डेल पी, कांस्टेंट किसको करेंगे, इसको कांस्टेंट कर देंगे, कांस्टेंट एस, दूसरा वॉल्यूम यहाँ पे है तो डेल जी अपॉन ये डेल पी आ जाएगा, कांस्टेंट किसको कर देंगे, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे, ये तीनों आ गए। इसके बाद जरा देखते हैं एंट्रोपी बाकी रहा है ना। एंट्रोपी बिल्कुल इसी तरह से, एक यहाँ पे एंट्रोपी आएगी और एक एंट्रोपी आएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे एंट्रोपी को देख लेते हैं, एस इज इक्वल्स टू, माइनस का साइन है इसलिए माइनस डेल ए बाय डेल टी एट कांस्टेंट वी इज इक्वल्स टू, दूसरा एंट्रोपी कहाँ आएगा, यहाँ पे, माइनस का साइन है इसलिए माइनस, यहाँ पे लिख दीजिए डेल जी बाय डेल टी, डेल जी बाय डेल टी
प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, हो गए ये चारों रिलेशन। मैक्सवेल से हमने इतने सारे रिलेशंस को हमने डिराइव कर लिया। तो इस तरह से जो है इन सारे रिलेशंस को आप मैक्सवेल स्क्वायर के साथ याद कर सकते हैं। चलिए, तो बात हो गई, ये तो बहुत इजी वाली बात थी। अब इस सारे खेलती जान वर्क एंड हीट को थोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हीट क्या होता है एग्जैक्टली देख लेते हैं। इट इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इट इज नॉट, ये जरा क्लियर कर लेना। ठीक है, ये मिसकंसेप्ट जो है, ये जो गलत फहमी जो है ये दूर कर लेना। ये कोई भी काइंड ऑफ एनर्जी नहीं है, ये सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर करने का एक मोड है। ये कोई भी एनर्जी का फॉर्म नहीं है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिख लेना कि हीट जो होती है ना, वो डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होता है। यानी ये जो है डिसऑर्डर्ड फॉर्म में एनर्जी को ट्रांसफर करता है। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि यहाँ पे एक आपने बकेट लिया, इसमें पानी भरना शुरू किया, सॉरी इसमें पानी भर लिया आपने। ठीक है, और यहाँ पे आपने इसको नीचे से हीट दिया। अब जैसे इसको हीट दोगे ना, तो जैसे हीट देना शुरू कर, टेम्परेचर यहाँ पे कुछ हीट दोगे, तो जैसे एनर्जी हीट के फॉर्म में इसको जा रही है, तो ये डिसऑर्डर्ड फॉर्म में जा रही है। कैसे डिसऑर्डर्ड फॉर्म में? तो इसको जो है एनर्जी मिल तो रही है, लेकिन सभी सभी को एक साथ में एनर्जी नहीं मिल रही। पहले आप देखोगे कि नीचे की लेयर्स जो होंगी वो होगी ना, वो ज्यादा हीट होगी, फिर वो नीचे की लेयर्स ऊपर जाएंगी, ऊपर की लेयर धीरे धीरे नीचे आएंगी, धीरे धीरे बारी बारी सब हीट होगी, और फिर एट द एंड द वाटर इज हीटेड। तो ऐसे एनर्जी ट्रांसफर होती है। ठीक है, साथ पूरी ऑर्डर्ड फॉर्म में नहीं होती, सबके सबको एक साथ नहीं मिलती। ठीक है, लेकिन जो वर्क होता है ना, उसको हम देखेंगे। एक और एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। मान लीजिए कि एक रॉड है। ठीक है, यहाँ पे आपने हीट करना शुरू किया, तो पहले आपको ये पार्ट गर्म लगेगा, फिर धीरे 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 एनर्जी जो होगी वो पूरा ट्रांसफर होगी, फिर पूरा जो होगा वो रॉड हीट हो जाएगा, एनर्जी मिल जाएगी सबको। ठीक है, लेकिन ये क्या हुआ, डिसऑर्डर फॉर्म हुआ, सब में एक साथ नहीं जा रही। ठीक है, अब देखते हैं, यही होती है हीट। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एज ए रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, इसी को बोलते हैं हीट। ठीक है, हीट जो है वो डिनोट की जाती है क्यू से। डी क्यू जैसी कोई भी चीज नहीं होती, जो होती है क्यू ही होती है। ठीक है, अच्छा आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि हीट कांस्टेंट, यानी मतलब मेरा कहने का मतलब था कि हीट कांस्टेंट को आप Q इक्वल्स टू जीरो से डिनोट कर सकते हैं। डी क्यू इक्वल्स टू जीरो ऐसा कुछ नहीं कह सकते। हाँ, डी क्यू इज इक्वल्स टू जो होगा वो Q2 माइनस Q1, अगर ऐसा भी लिखना चाहिए तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, डी क्यू का मतलब क्या है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, कितनी हीट ट्रांसफर, स्मॉल अमाउंट ऑफ क्यू, कितनी हीट, ज्यादा अमाउंट। ठीक है, डी क्यू यानी कोई चेंज नहीं है, कोई कोई क्वांटिटी के अंदर कोई हीट प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, हीट वही होती है जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में निकलती है, तो बीच का जो पाथ में जो हमें एनर्जी मिलती है ना, वो हीट के फॉर्म में जा रही है बस। ठीक है, तो कोई स्टेट में एनर्जी नहीं होती, कोई भी पार्टिकल के अंदर, सर कोई भी स्टेट या पार्टिकल के अंदर जो है वो हीट नहीं होती, वो एनर्जी ही होती है। ठीक है, इसलिए जो है हम चेंज इन एनर्जी, चेंज इन हीट जो है वो सब कुछ हम क्यू से ही डिनोट करते हैं। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये पाथ फंक्शन है तो पता ही है, पाथ फंक्शन यानी डिपेंड्स ऑन पाथ। आप कांस्टेंट वॉल्यूम से लेके जा रहे हो या फिर कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर से या कांस्टेंट वॉल्यूम से डिपेंड करेगा, है ना, पाथ पे डिपेंड करेगा ये। तो ये क्यूपी और क्यूबीपी आ गया है, तो उसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, ठीक है, अब देखते हैं वर्क। वर्क क्या होता है, आप देखिए, अगर एक आपके पास इस तरह से डब्बा है, सिलेंडर है।
एक पिस्टन है यहाँ पे, ठीक है, और इसके अंदर जो है इंटरनल प्रेशर कुछ ना कुछ तो है, गैस भरी हुई है, ठीक है। यहाँ इसका कुछ ना कुछ पी इंटरनल है। वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क भी तो क्या है, वर्क भी एक एनर्जी का ट्रांसफर पाथ फंक्शन है, ठीक है। कोई भी आप ऑब्जेक्ट के अंदर बोल नहीं सकते कि इसमें इतना वर्क है, उसके पास एनर्जी है, वो एनर्जी को वो ट्रांसफर करता है वर्क की फॉर्म में, कोई काम करके अपना एनर्जी को ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो लेकिन वर्क जो होता है ना, उसके बारे में ये बहुत ही अच्छी सी बात है कि वर्क जो है ये एक ऑर्डर्ड फॉर्म है, ऑर्डर्ड फॉर्म में ट्रांसफर होता है। एनर्जी जो होती है वर्क के थ्रू ऑर्डर्ड फॉर्म में जाती है। प्रेशर जो होता है फोर्स बाय एरिया होता है, ठीक है, यानी फोर्स इज इक्वल टू क्या है, प्रेशर इनटू एरिया, और इनटू अगर आप वर्क को देखें तो प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एरिया कितना है और कितना डिस्प्लेस हुआ है उसको आप dx मान लेते हो, f इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो P इज इक्वल्स टू ए इंटू डी एक्स, तो क्या हो जाएगा P इंटू डी वी। तो प्रेशर जितना है और उससे क्या वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, ठीक है, वही होगा हमारा वर्क, ठीक है। और आप इसको जरा देखिए कि ये प्रेशर मान लीजिए कि V, इस इसको फॉर एग्जांपल कोई भी प्रेशर मान लीजिए, यहाँ पे V1 मान लेते हैं, और यहाँ पे जब वो आएगा तब इसको V2 मान लेते हैं। तो V1 फाइनल माइनस V2 इनिशियल करेंगे ऐसे, तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो हमें कैलकुलेशन में कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए पहले से हम वर्क को माइनस पी डी वी ही कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन गिवन है। अगर जो सिस्टम जो है वर्क जो है इस तरह से अगर होगा, ठीक है, तो माइनस के साइन हम पहले से इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, और हम हमारा वर्क निकल के आता है माइनस पी डी वी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जरा इसको नोट कर ले फटाफट, ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही कुछ साइन कन्वेंशन को जरा देख लेते हैं। अगर हीट जो है गिवन बाय सिस्टम या फिर वर्क डन बाय सिस्टम, ठीक है, तो इनमें क्या करना है हमें, इनमें जो है हमें नेगेटिव का साइन लेना होता है, ठीक है। अगर ये कुछ भी सिस्टम से अगर किया जाता है, ठीक है, तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा, ठीक है। और अगर जो है हम वर्क यहाँ पे लिख देता हूं मैं, वर्क जो है ऑन सिस्टम करे या फिर हीट ऑन सिस्टम दे, तो इसको, ये साइन कन्वेंशन है, ठीक है, ये इसको बस इतना याद कर लो, ठीक है, वो फिर और डिटेल हो जाएगा। ये जो होता है वो पॉजिटिव लिखना है, ये एक साइन कन्वेंशन जो है, इसी तरह से इसको साइन कन्वेंशन देके इनको पूरा थर्मोडायनामिक्स को पढ़ा गया है, ठीक है। इनको कुछ साइन कन्वेंशन दिया गया है जो हमें मानना है, हमें भी इसको यूज करना है सही आंसर्स लेने के लिए, ठीक है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। जरा नोट कर लीजिए, फिर अपने शुरू करते हैं आगे, ठीक है। चलिए, आई होप नोट कर लिया होगा। देखिए, इसको थोड़ा इस तरह से आप समझ सकते हैं कि वर्क जो है अगर सिस्टम करेगी, ठीक है, वर्क जो है अगर सिस्टम करेगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम क्यों नेगेटिव लेते हैं। अगर वर्क डन बाय सिस्टम यानी
वो एनर्जी जो है वो खुद की यूज कर रही है ना। तो हमें कोई भी एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो खुद की यूज कर रही है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वर्क जो होगा वो हम अगर दे रहे हैं तो हम एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन हमें तो उल्टा वो सिस्टम जो है वो खुद की एनर्जी यूज करके वर्क कर रही है। तो इसकी वजह से इसको नेगेटिव हम कंसिडर करते हैं। हीट गिवन बाय द सिस्टम, ठीक है। अगर हीट सिस्टम देगी तो ऑब्वियसली हमें जहां से एक्सोथर्मिक रिएक्शन मिलती है, हीट मिलती है सिस्टम से, तो उसको हम इसलिए नेगेटिव करते हैं, क्योंकि अगर हम देंगे हीट तो हम हमारी यूज कर रहे हैं, इसलिए हम उनको पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, कि इतनी हीट दी गई। लेकिन उल्टा हमें ये तो मिल रही है ना, इस वजह से जो है इसको नेगेटिव साइन कन्वेंशन से डिनोट करता है, ये समझने के लिए कि एनर्जी जो है वो सिस्टम अपने आप जो है वो हीट प्रोड्यूस करके हमें दे रही है, ठीक है। तो ये और स्टेबिलिटी को दिखाता है थोड़ा, तो इस वजह से इसको नेगेटिव साइन कन्वेंशनल इसको माना गया है, ठीक है। इसमें ज्यादा चर्चा में हम नहीं उतरेंगे, चले। इसको बोला है तो हम रिलेशंस को ऑप्टेन करने के लिए मान लेंगे। यानी फाइनली हमें वर्क जो मिलके आएगा ना वो होगा, जब इसको हम टोटली हम वर्क को कैलकुलेट करेंगे तो माइनस ऑफ पी इंटू डीवी होगा, ठीक है। और पी जो होगा वो एक्सटर्नल होगा, ठीक है। पी एक्सटर्नल इंटू डीवी कितना वॉल्यूम में चेंज आया, ठीक है। तो इसी को हम जो है कैलकुलेट करने वाले हैं। आप सोचो कि पी एक्सटर्नल ही क्यों लिया, पी इंटरनल क्यों नहीं लिया? क्योंकि पी एक्सटर्नल इसलिए लिया क्योंकि पी एक्सटर्नल का हमें पता है, ठीक है। पी एक्सटर्नल जो है उसे हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो हमें पता है पी एक्सटर्नल कितना होता है, ठीक है। अगर एक्सपांशन हो रहा है, अगर एक्सपांशन हो रहा है, ये ऊपर आ रहा है, तो हमें समझ में आ रहा है कि सिस्टम विल वर्क अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। सिस्टम जो है, ठीक है, सिस्टम जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट वर्क कर रहा है। तो कितना वर्क हुआ एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट, ठीक है, तो वो भी पी एक्सटर्नल हमें लगेगा। और अगर कंप्रेशन हो रहा है तो कितना प्रेशर बाहर से लग रहा है, तो ये भी हम पी एक्सटर्नल, यानी पी एक्सटर्नल जो है उसको हम मेजर करके पी एक्सटर्नल के रिस्पेक्ट में हम वर्क को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि पी इंटरनल हमें पता नहीं है ना, पी एक्सटर्नल हमें पता है कि कितना लग रहा है, ठीक है। ये जो है कितना एक्सपांड करेगा, ये कितना प्रेशर लगेगा, वो हम इस पे लगने वाला प्रेशर, ये अगर सिस्टम वर्क करेगा एक्सपांशन होगा, ठीक है, यहाँ पे एक्सपांशन है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कंप्रेशन है, तो कितना एक्सपांड करेगा, तो पी इंटरनल ज्यादा होगा तभी पी एक्सटर्नल के ऊपर वो डोमिनेट करके उसको एक्सपांड करेगा, ठीक है। तो कितना करेगा, तो पी एक्सटर्नल अगर हमें पता है, ठीक है, तो हम पता लगा सकते हैं, पी इंटरनल तो हमें पता है नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कितने पी के अगेंस्ट काम हो रहा है, और ये तो आसान ही है, कितना कंप्रेशन लगा रहे हम खुद पता है हमें, ठीक है। चलिए, तो अब इसको जरा नोट कर लेंगे कि वर्क का फॉर्मूला हमें क्या मिला, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल और डीवी का इंटीग्रेशन, इससे हमें क्या मिलेगा, वर्क मिल जाएगा, ठीक है। और वर्क तो आपको मैंने बताया कि वो मोड ऑफ है ना जी, और वर्क तो मैंने आपको बताया कि वो मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होता है कि टेम्परेचर डिफरेंस के अलावा, टेम्परेचर डिफरेंस के अलावा जो कोई भी वर्क का जो कोई भी मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होता है वो होता है वर्क की वजह से, ठीक है। जहां वॉल्यूम चेंज होना चाहिए वो उसी को हम यहाँ पे वर्क मान रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे जो है सिस्टम का वर्क कंसिडर कर रहे हैं केमिस्ट्री में, इसलिए हम जो है वॉल्यूम को कंसिडर करेंगे। वॉल्यूम चेंज होगा तभी तो हम यहाँ पे कुछ वर्क हुआ है ऐसा मानेंगे, ठीक है, क्योंकि हम सिस्टम से कंसर्न करते हैं, कंसर्न रखते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में। तो इसी वजह से वॉल्यूम मस्ट चेंज ओनली देन वर्क इज सेड टू हैव, ठीक है। और वर्क जो है वो ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है, यानी कि अगर किसी भी बॉडी को हम अगर उठाते हैं, ठीक है, अगर मान लो कि एक पेन है हमने हाथ से उठाया, तो ऐसा तो नहीं है ना, ठीक है, कि थोड़ा सा हिस्सा पहले उठेगा फिर थोड़ा हिस्सा थोड़ी देर बाद उठेगा जब हम वहां पेन ले जाए, नहीं, पूरी एक पेन उठाई, ठीक है, ऐसा तो नहीं है पेन टुकड़ों में बट गई, थोड़ी सी पेन पहले उठी फिर थोड़ा टुकड़ा के फिर उठा फिर उसके बाद, ऐसा नहीं होता ना। सारा एक साइड से, किसी भी साइड से आप पेन को उठाओ प्रॉपरली पेन उठता है, ठीक है। देखिए आप यहाँ से अगर यहाँ ये
कोई भी ऑब्जेक्ट है आप यहाँ से उठा लो, ठीक है, ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ से उठा लो आप, इसको अपलिफ्ट करो, तो ये पूरा का पूरा, ये इसमें पूरे के पूरे में एनर्जी लगेगी ना, पूरा का पूरा एक साथ अपलिफ्ट होगा। ऐसा तो नहीं है कि इतना हिस्सा पहले हुआ, फिर ये हिस्सा यहाँ तक पहुंचा, फिर ये यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, धीरे 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 एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। ऐसा नहीं है, सारे के सारे में एक साथ एनर्जी लगेगी, सारा का सारा एक साथ अपलिफ्ट होगा। तो इसीलिए वर्क को जो है वो ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी बोला जाता है, ठीक है। वर्क डन जो है आइसोकोर, इसलिए आइसोकोरिक प्रोसेस जो होती है जहाँ पे डीवी जो होता है वो जीरो होता है, इसलिए वर्क भी वहाँ पे जीरो माना जाता है, क्योंकि कुछ भी चेंज हुआ ही नहीं है वॉल्यूम में। ये वाला वर्क जो है हम यहाँ पे सिस्टम में जो है कंसिडर किया जाता है, इसी से हमें कंसर्न है। अगर कुछ वॉल्यूम चेंज हुआ ही नहीं है तो फिर कोई भी वर्क हुआ ही नहीं है, और इसी वजह से जो है आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन जीरो होता है। और अगर हम आइसोबैरिक प्रोसेस को देखें, अगर हम जो है आइसोबैरिक प्रोसेस को देखेंगे तो यहाँ पे dp जो होगा वो कांस्टेंट होगा, तो इस वजह से ये जो p एक्सटर्नल जो कांस्टेंट हो जाएगा, तो जो होगा माइनस p एक्सटर्नल, जो भी चेंज वर्क में आया है, सॉरी वॉल्यूम में आया है, वही वर्क डन होगा। तो क्या आ जाएगा, माइनस p एक्सटर्नल इंटू डेल्टा v, ये आ जाएगा v2 माइनस v1, ठीक है, सिंपल सा इंटीग्रेशन है, v2 माइनस v1 होगा डेल v, तो ठीक है। चलिए, तो ये दोनों प्रोसेस के लिए तो हमने देख लिया, लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमने नहीं देखा, उसके लिए थोड़ा देख लेते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन किस तरह से होने वाला है, सबसे पहले देख लेते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। अब देखते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस से कैसा वर्क डन आता है हमारे पास। अब पी एक्सटर्नल को यहाँ पे जो है हम कांस्टेंट कर लेंगे, ठीक है। अगर हमने पी एक्सटर्नल, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में तो हमें पता है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो पी एक्सटर्नल तो कांस्टेंट हो जाएगा, पूरा एक ही धक्के पे नीचे जाएगा, तो वर्क डन जो होगा वो तो बिल्कुल, और ये जो dv है इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे v1 से v2, तो ये हो जाएगा डेल्टा v, ठीक। तो ये तो हमें इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए तो आसानी से मिल गया, लेकिन जब हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं, ठीक है, जब हम रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बात करेंगे तो यहाँ पहले हम कंसिडर करते हैं PV इक्वल्स टू nRT, आइडियल गैस है ये हम, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे जो भी डब्बे में भरी गई वो आइडियल गैस है। तो वर्क तो क्या है, माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इंटू DV, वॉल्यूम V1 से V2 दोनों ही चेंज हो रहा है, रिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान तो P एक्सटर्नल कांस्टेंट होता नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे हम ये वाला रिलेशन यूज करेंगे, P इक्वल्स टू nRT बाई V, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम लिख देंगे nRT बाई V इंटू DV, V1 से V2, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, मोल और R भी कांस्टेंट रहेगा। अगली स्लाइड पे देखते हैं क्या होगा, तो nRT तीनों बाहर आ जाएंगे, V1 से लेके V2 और dV बाई V। ये जो इंटीग्रेशन है इसका इंटीग्रेशन आप मैथ्स वाले स्टूडेंट को तो पता होगा, बायो वाले स्टूडेंट जरा देख ले, dV बाई V का इंटीग्रेशन आता है ln V, ठीक है, dV बाई V का इंटीग्रेशन आता है ln V, और जो लिमिट्स होती है वो यहाँ से इस तरह से लिख दी जाती है। फिर जो है बारी बारी से दोनों लिमिट्स को पुट करते हैं, यानी पहले ln V2 फिर माइनस करेंगे और फिर ln V1, ठीक है, इसको अभी बक्से में रखेंगे। यहाँ पे nRT ln V2 माइनस ln V1 क्या होता है, ln V2 बाई V1। तो आपको ये वर्क जो है वो यहाँ पे सॉरी माइनस का साइन लगाना भूल गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस, तो ये वर्क आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है। लेकिन आपको पता है कि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है यानी डेल्टा dt इक्वल्स टू 0 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 होगा। तो जो भी प्रेशर यानी V2 बाई V1 जो होगा वो क्या होगा, P1 बाई P2। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि माइनस nRT ln P1 बाई P2, चाहे किसी भी फॉर्मेट में आपको पूछ लिया जाए, आपको आराम से इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। थोड़ा इसके ग्राफ की तरफ हम देख लेते हैं, ठीक है।
देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे इसका कोई ग्राफ आपको गिवन है, अगर आपको इसका कोई भी ग्राफ आपको दे दिया जाए, बोले आप यहाँ से वर्क कैलकुलेट करो, तो अब इसका जो है प्रेशर वॉल्यूम, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस रिवर्सिबल के बारे में देखेंगे तो प्रेशर वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, ठीक है, और यहाँ पे जो है वर्क गिवन होगा वो, उसका ग्राफ जो होगा वो तो प्रेशर वॉल्यूम का कर्व आता है। प्रेशर वॉल्यूम जब कांस्टेंट है तो इसका जो होगा वो इस तरह से कुछ कर्व आएगा, ठीक है, इसका वर्क जो होगा उस तरह से कुछ कर्व आएगा। अब आप बोलोगे कि एरिया अंडर दिस कर्व, ठीक है, क्योंकि वर्क जो है वो तो इंटीग्रेशन ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम है, ठीक है, तो इस तरह से जो होगा इसका मतलब कि प्रेशर और वॉल्यूम का इस तरह से कर्व आने वाला है, दोनों ही कांस्टेंट है, ठीक है। अब जरा देखिए, बोलेंगे कि एरिया अंडर द दिस कर्व इज सेड टू बी वर्क डन, तो आप बोलोगे एरिया कौन सा, ये वाला या फिर ये वाला, ठीक है। तो हमेशा एक बात याद रखनी है आपको कि आप अगर देखेंगे यहाँ पे, अगर ये वाला एरिया, ये वाला आप एरिया अगर देखते हैं तो आप जरा ध्यान दें इसको, यहाँ पे एरिया क्या आएगा, इज इक्वल्स टू, मान लीजिए ये वाला पॉइंट है x1, ये वाला पॉइंट है x2, ठीक है, तो यहाँ पे x1 से x2 और इस पूरे में जो है हम इंटीग्रेशन करते हैं y dx, ठीक है, y dx प्रेशर है और ये जो है कुछ चेंज जो भी वॉल्यूम में हुआ है, ठीक है, इसको हम इस तरह से मेजर करते हैं। लेकिन अगर हमने ये वाला एरिया अगर कंसिडर कर लिया, ठीक है, तो इसमें हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पे एरिया क्या आएगा, इसको मान लो y1, इसको मान लो y2, तो y1 से लेके y2 तक, अब यहाँ पे क्या आएगा, हम जो है वॉल्यूम को इसी तरह से छोड़ देंगे, ये क्या होगा, प्रेशर होगा, सॉरी, और ये क्या होगा, वॉल्यूम होगा, और इसको इसी तरह से छोड़ देंगे, वी डी हो जाएगा। लेकिन हमारा फॉर्मूला क्या है वर्क डन का, ये वाला, तो इसलिए कोई भी कर्व अगर हम ड्रॉ करेंगे तो हम यही वाला एरिया को कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी गलती मत करना, क्योंकि हमारा जो इस वर्क डन का एरिया जो है इसका फॉर्मूला कुछ ये बन रहा है, और यही हमारा फॉर्मूला क्या है, वर्क डन का है, इसके एरिया से फॉर्मूला ये बन रहा है और हमारा वर्क डन का फॉर्मूला भी यही है। तो हम जो है इसी को कंसीडर करने वाले हैं और इसी एरिया के हिसाब से जो है हम आंसर ढूंढेंगे, वही हमारा कर्व के ऊपर से एरिया कवर बाय कर्व से हमें वर्क डन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, वर्क डन होगा, ठीक है, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ठीक है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी, और आपको पता ही है कि पीवी जो होता है यहाँ पे कांस्टेंट होता है, जब पीवी कांस्टेंट हो तब हाइपरबोला ही बनता है, इसलिए ऐसा कर्व हमें देखने को मिला, ठीक है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है तो ऐसा कर्व हमें देखने को मिला, ठीक है। चलिए, तो बहुत आसान सी बात थी, आई होप सबको समझ में आ गई होगी। चलिए आप एक छोटा सा क्वेश्चन कर ले यहाँ पे, मान लीजिए कि आपको यहाँ पे एक ग्राफ गिवन है, ग्राफ कुछ इस तरह से है, ये ए से गया बी से गया सी से गया डी, और अब आपसे यहाँ पे जो है बोल रहा है 3 लीटर, यहाँ पे जो है बोल रहा है 7 लीटर, यानी यहाँ पे वॉल्यूम है, और यहाँ पे प्रेशर गिवन है, इस पॉइंट पे बोल रहा है 5 atm, और यहाँ पे बोल रहा है 2 atm, और पूछ रहा है बताओ वर्क डन कितना होगा, ठीक है। तब आपको पता है कि आपको एरिया जो है वो किस तरह से लेना है। पहले हम क्या करेंगे, वर्क डन इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी का एरिया, डब्ल्यू बी सी का, मतलब अब आपको जरा देखिए, इसको आपको जरा ध्यान में रखना है, यहाँ से यहाँ मूव किया तो कितना वर्क होगा,
फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो कितना वर्क होगा ये भी आपको कैलकुलेट करना ज़रूरी है। ठीक है, तो जब ए बी यहाँ से यहाँ का वर्क, फिर बी सी, फिर डब्ल्यू सी डी, और फिर जब डब्ल्यू डी ए गया तो वर्क, टोटल वर्क डन, ठीक है, इस तरह से पूरा रहने वाला है। ठीक है, अब जरा इसको ध्यान से देखें। ये BC के दौरान वर्क डन 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क 0 आता है, और DA के दौरान भी वर्क डन 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क 0 आता है। तो वर्क डन इज AB और CD की वजह से ही वर्क डन आ रहा है। तो A से B जब जाएंगे, ठीक है, तब यहाँ पे आप जरा देखिए, प्रेशर कांस्टेंट हो रहा है और वॉल्यूम चेंज हो रहा है। फाइनल माइनस इनिशियल 7 माइनस 3 यानी 5 इंटू 4। ठीक है, और फिर उसके बाद दूसरा वर्क कौन सा हो रहा है, सी से डी जाने में। तो आप बस सिंपल सी बात है, यहाँ पे 2 ATM है लेकिन फाइनल कितना है, 3 है, माइनस 7 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 3 माइनस 7 माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8। तो यहाँ पे जो है आपको समझ में आ गया होगा। अभी तो हम यहाँ पे जो है वो 8 कर देते हैं, पर ये बहुत आसान सी बात है कि अगर क्लॉकवाइज घूम रहे हैं ना, अगर क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, एक बार पहले मैं इसको ये समझा देता हूँ। चले, तो 3 माइनस 7 क्या होगा, माइनस 4 होगा, इंटू 2 8। ठीक है, ऐसे कैलकुलेशन से तो हमें ये इस तरह से मिला। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि वर्क जो है उसमें माइनस ऑफ पी डेल्ट पी इंटू डी है इंटीग्रेशन। तो हमें इसका आंसर ये मिला है। अब माइनस का साइन लगाएंगे तो यहाँ माइनस आएगा और ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो हमें आंसर क्या मिला, -20 प्लस 8। ठीक है, तो -20 प्लस 8 जब हम देखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -12 लीटर ATM। इसको लिखना मत भूलना, चाहे किस भी फॉर्म में आपको पूछ ले इसको कन्वर्ट कर देना। यहाँ से एक शॉर्टकट लिख लीजिए कि अगर हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे ना तो हमारे पास वर्क जो होगा वो नेगेटिव आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज जब मूव करेंगे तब हमेशा वर्क पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे हम क्लॉकवाइज मूव किए तो प्रेशर वॉल्यूम का तो पॉजिटिव आया, लेकिन वर्क का माइनस साइन जब हमने ऐड किया तब ये नेगेटिव हो गया, तो क्लॉकवाइज का नेगेटिव और सिमिलरली एंटी क्लॉकवाइज का पॉजिटिव। ठीक है, तो आई होप आपको सिंपल सी बात आराम से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इनका कहना यही था कि वर्क और हीट जो है ये दोनों इंटर कन्वर्टिबल है, यानी वर्क से हीट जा सकते हैं और हीट से भी वर्क जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात है, वर्क जो है वो कौन सा है, ऑर्डर्ड फॉर्म है, और हीट जो है वो कौन सा है, डिसऑर्डर्ड फॉर्म है। तो क्या आप ये सिंपल सी बात समझ सकते हो, अगर कुछ भी इमारत जो है, ठीक है, वो एक ऑर्डर्ड फॉर्म में है, पूरी की पूरी ऑर्डर्ड फॉर्म में है, तो इसको अगर आप गिराओगे तो कंप्लीट डिसऑर्डर हो सकती है, यानी वर्क से हीट जो 100% जा सकता है, लेकिन अगर बिखरी हुई है इसको आप बिल्कुल कंप्लीट ऑर्डर में नहीं ला सकते वापस। ठीक है, तो हीट से वर्क जब जाओगे तो 100 में से कुछ ना कुछ तो कटेगा, यानी कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होगा। एक्स जो होगा वो हीट से वर्क जाते वक्त जो लॉस होगा वही एक्स होगा। ठीक है, एक बात समझ लेना कि अगर आपका रूम जो है वो उसमें सब चीजें ठिकाने पे लगी है तो उसको ऑर्डर से डिसऑर्डर करने में आपको देर नहीं लगेगी और कंप्लीट डिसऑर्डर हो भी जाएगा। लेकिन डिसऑर्डर कर दिया उसके बाद अगर आप कंप्लीट उसको वैसा का वैसा करने जाओगे, ठीक है, तो वो कंप्लीट ऑर्डर में अरेंज नहीं होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको जो है वो लॉस वहां पे मिलेगा। ठीक है, बस उनका कहना यही था। वर्क और हीट जो है ऑर्डर से डिसऑर्डर तो आप कंप्लीट आसानी से को कहते हैं ना, इंजन बनाने में बहुत वक्त लगता है और बिगड़ने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता, बहुत आसानी से बिगड़ जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल को रिलेट कर सकते हैं ना, खुद भी समझ सकते हैं बहुत आसानी से कि ऑर्डर से डिसऑर्डर जाना बहुत इजी है, आप बिल्कुल तहस नहस कर सकते हैं।
इसको तबाह कर सकते हैं, लेकिन जो तबाह की हुई चीज है वो कंप्लीट बिल्कुल वैसी की वैसी नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, बस इसको थोड़ा सा समझ ले। और अब हम मूव करते हैं दो तरह की प्रॉपर्टीज की तरफ, कि कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है सिस्टम की, ठीक है, उसको दो प्रॉपर्टीज में डिवाइड किया जाता है। एक होता है इंटेंसिव और एक होता है एक्सटेंसिव। ठीक है, इंटेंसिव और एक होता है एक्सटेंसिव। यानी ये वाली प्रॉपर्टीज जो है ना, ये वो प्रॉपर्टीज है, the properties which are independent of the amount of substance। ठीक है, इन मैटर। ये क्या है कि द प्रॉपर्टीज which are dependent of the amount of substance in matter। ठीक है, आप इसको थोड़ा इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास कोई भी मैटर है, अगर आप इसको दो हिस्सों में डिवाइड करोगे ना, यानी अगर आपको ये जो मैटर है इसको आपने डिवाइड कर दिया दो हिस्सों में, फिर भी इस होल जो मैटर था ना उसकी जो प्रॉपर्टी थी, उसको डिवाइड करने के बाद भी उसकी जो प्रॉपर्टी चेंज ना हो, उसी को बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये हमें बहुत यूज में आती है जब हम कोई भी एक सिस्टम जो होती है उसकी कोई भी प्रॉपर्टी को हमें कोई भी एक सिस्टम की प्रॉपर्टी में पढ़ना होता है तो हम उसको इंटेंसिव कर देते हैं। तो उस वजह से इंटेंसिव होने की वजह से जो है हम कोई भी सिस्टम की प्रॉपर्टी को पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें इतना ही लेना होगा, इसको हम इंटेंसिव अगर कर दे तो हम इतना सा हिस्सा लेंगे, इतना सा हिस्सा लेंगे या फिर इतना सा हिस्सा लेंगे, उसकी प्रॉपर्टी सेम ही रहेगी। लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है कि अगर इसको डिवाइड किया दो पार्ट में तो इनकी प्रॉपर्टीज जो होगी उसमें भी चेंज आ जाएगा। इंटेंसिव में फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं, प्रेशर की बात करें, अगर आप प्रेशर जो है टेम्परेचर की बात करें, मान ले पूरा इसका जो है टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका थोड़ा सा टुकड़ा भी होगा ना वो भी 100 डिग्री होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर इसमें फिर आप एक और कलर मान लेते हैं, कलर है, ऑर्डर है, ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, डेंसिटी है, बहुत सारे एग्जांपल्स है। लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किस तरह से होती है, इसमें आता है वॉल्यूम। इसको अगर दो हिस्सों में डिवाइड करोगे तो इसका वॉल्यूम जो होगा वो चेंज हो जाएगा। ऑब्वियसली इसका वॉल्यूम इतना ज्यादा है और इस नया होगा वो इतना ही होगा, वॉल्यूम चेंज हो गया। इसका ज्यादा मास होगा, इसका कम मास होगा। ठीक है, इसके अलावा जो है एनर्जी है, ठीक है, एंट्रोपी होगी, गिब्स फ्री एनर्जी होगी, इसकी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। तो ऐसी ऐसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज जो है वो इस तरह से कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बात और एक आप समझ लीजिए इसको, कि एक अगर हम किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को इंटेंसिव बनाना चाहे तो उसको ना हम पर यूनिट कर लेंगे, यानी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट मास, यानी चाहे कितना भी हम बड़े के लिए हमने डिवाइड उस प्रॉपर्टी को जो है हमने लिखा है, ठीक है, लेकिन अगर हम उसको एक यूनिट की बात कर लेना तो फिर एक यूनिट की प्रॉपर्टी तो होगी। अब एक यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ वो एक यूनिट की बात कर रहे हैं, यानी वो हो जाएगी उसकी इंटेंसिव। ठीक है, अब इसकी आप कितने भी इतने यूनिट ले ले तो उन सब यूनिट की प्रॉपर्टी तो होगी वो सेम ही रहने वाली है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अगर कह दे, ठीक है, कि ये क्या होगा, कोई भी एक्सटेंसिव को हम एक्सटेंसिव से ही डिवाइड कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए आप। ठीक है, और समझने की कोशिश करें तो हमें जो है वो इंटेंसिव मिल जाएगा। किस तरह से,
किस तरह से ऐसा होगा, जैसे कि आप मास को ले लो, ठीक है, अगर कोई मास है, इतना बड़ा मास है, आप इसकी जो है ये जो है आप बोलोगे कितना मास है, अगर ये मास जो है इसको हम वॉल्यूम से डिवाइड कर दे तो आ जाएगा, हमें मिल जाएगा डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी जो है इस पूरे सब्सटेंस की, चाहे आप ये ले लो, इसमें से छोटा हिस्सा ले लो, इतना ले लो, सेम ही रहने वाली है। तो इससे हमें क्या पता लग जाएगा कि उसका मास कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है। ठीक है, ये चीज भी हमें समझ में आ सकती है। तो अगर कोई भी यूनिट को, कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हमें कांस्टेंट रखना है, समझना है, ठीक है, कोई भी हिस्से के लिए, तो उसको हम जो है थोड़े हिस्से के लिए हम कांस्टेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव अगर कर लेंगे, इतने से हिस्से के लिए हम डिटरमाइन कर लेते हैं। ठीक है, इतने से हिस्से के लिए वो मान लो कि ए होगा। अब इस पूरे में से अगर इतना हिस्सा ले लिया आप किसी भी, तो उसका जो आंसर होगा वो ए ही होगा। इस तरह से जो है हम कोई भी एक्सटेंसिव को इंटेंसिव बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम ऐसा कुछ भी करते हैं तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक। वो चीज क्या हो जाती है, स्पेसिफिक, यानी इतने एरिया के लिए उसको स्पेसिफाई कर देते हैं। ठीक है, तो उसको, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल मोलार हीट कैपेसिटी, सॉरी हीट कैपेसिटी जो होती है वो किसी भी सब्सटेंस के लिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। लेकिन अगर हम उसको मोल से डिवाइड कर दें तो मोलार हीट कैपेसिटी हो जाती है, मास से डिफाइन कर दे तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाती है। ठीक है, तो अगर किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दे, पर्टिकुलर अमाउंट के लिए उसकी हीट कैपेसिटी इतनी ही होगी, उसको हमने फिक्स कर दिया। ठीक है, अब अगर पूरी की पूरी मैटर के लिए कोई भी अगर हम वैल्यू फिक्स करते हैं तो उसी को कहते हैं ना इंटेंसिव। तो इस तरह से ये जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलार हीट कैपेसिटी, वो जो होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी, यानी इतने हिस्से की हम बात कर रहे हैं। आई होप जो मेरा इतना बोल के आपका समझाना है, ठीक है, वो आपका एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में आइडिया जो होगा वो क्लियर कर रहा होगा। ठीक है, आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। अब जो अगली बातें हैं, ठीक है, वो होंगे एसेंशियल क्राइटेरिया फॉर अ फंक्शन। यानी कोई भी अगर फंक्शन हो, कोई भी अगर हम सिस्टम पढ़ रहे हैं, उसमें जो भी क्वांटिटी काम कर रही है उसको हम फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अगर कोई भी हम, अगर वो स्टेट फंक्शन है या फिर पाथ फंक्शन है, तो स्टेट फंक्शन, कोई भी फंक्शन का स्टेट फंक्शन होने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है उसको हम थोड़ा अगली क्लास से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मैथ्स आएगी, उसको थोड़ा समझेंगे और आराम से इसको पूरा पढ़ देंगे। फिर उसके बाद कोएफिशिएंट्स के बारे में आगे बढ़ेंगे। तो इसी तरह से धीरे धीरे हम पूरी की पूरी थर्मोडायनामिक्स को क्लियर करते चलेंगे। तो जितना भी हमने किया है ये सब आप रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, थर्मोडायनामिक्स लेक्चर नंबर 3 में मिलेंगे। तब तक टाटा, बाय बाय, गुड नाइट एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।